खरी खरी में आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं वो बहुत खास हैं। एक समय उनको भाजपा का थिंक टैंक कहा जाता था और भारतीय जनता पार्टी के उत्कर्ष में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने चिंतन से, अपने विचार से, सोच से पार्टी को जो प्लेटफॉर्म, जो दशा और दिशा दी, उसमें उनका नाम बहुत अहम है। लेकिन 2-2.5 साल पहले उन्होंने अध्ययन यात्रा के नाम से पार्टी से अवकाश लिया। वैश्वीकरण के प्रभावों को लेकर उन्होंने अध्ययन शुरू किया और 2 साल के बाद जब उनका अध्ययन पूरा हुआ तो उन्होंने ये कहते हुए सबको बहुत चौंका दिया कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े रहेंगे, उसकी सदस्यता नहीं लेंगे। हालांकि ये जरूर अभी भी विवाद का विषय है और शोध का भी विषय है कि क्या उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया है। चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से महासचिव के रूप में जुड़े रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, इसलिए ये सवाल बार बार कौंधता है कि क्या वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अब उनकी भूमिका क्या होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की थिंकिंग में अब कोई उनकी भूमिका है या नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही स्पष्ट आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने सक्रिय राजनीति को अलविदा कहा है या क्या स्थिति क्या है? मेरी स्थिति यह है, मैंने 4 बातें कहा। 1, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, आजीवन रहूंगा। 2, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रणीत एकात्म मानव दर्शन में मेरी आस्था यथावत है। 3, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करूंगा। 4, दल और सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में पूरी तौर पर सक्रिय रहूंगा। अच्छा, इससे ये भी सवाल उठता है कि ये आपका निर्णय है, ये किस तरह का निर्णय? अब क्या पूरे जीवन में अब आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे या आपके अध्ययन अवकाश की तरह ये भी तात्कालिक निर्णय है, कुछ वर्षों तक या कुछ अरसे तक आप नहीं लेंगे? अध्ययन अवकाश तो 2-2.5 वर्ष का तय ही किया था। 2003 के मकर संक्रांति को पूरा भी हो गया जी। जहां तक सदस्यता की बात है, 10 वर्ष में एक बार सदस्यता का नवीनीकरण होता है। अब तो मैंने सदस्यता नहीं ली, 10 वर्ष तो नहीं लूंगा। आगे भी क्या होगा, इतनी उम्र हो चुकेगी, काम का दायरा ही इतना दूसरा है। और मैंने जो निर्णय किया है ना, इसमें कोई भी नेगेटिव भाव नहीं है, शिकवा, शिकायत, असंतोष, फलाना, कुछ नहीं। व्यापक क्षितिज पर मुझे काम करना है। मतलब अभी भी आपकी बात से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या आपका निर्णय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ही अब आप ये तय कर चुके हैं? आप कह रहे हैं कि 10 वर्षों तक तो आप नहीं लेंगे, लेकिन 10 वर्षों के बाद क्या अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा? ना, मैंने इसलिए कहा कि देखो, आज ही मारो 59 साल हो गए, 10 साल और 69 हो जाएगा। अरे भैया, एक्टिव लाइफ 10-15 साल मैक्सिमम रहेगा ना। पॉलिटिक्स में तो कहा जाता है जैसे जैसे खासतौर से भारतीय राजनीति में तो उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति का करियर भी निखरता है। मेरा मानना यह है कि निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के लिए उम्र की पाबंदी खुद पर लगा लेनी चाहिए। सुझाव की बात रहे, खुशमिजाज बूढ़े के समान रहे, पूछे तो सलाह दे, नहीं तो चुपचाप राम का नाम ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आपकी भूमिका क्या होगी? आप कहते हैं कि आप एकात्मक मानववाद का जो दर्शन है उपाध्याय जी का, आप उससे जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी वही एकात्मक मानववाद का दर्शन है, तो निश्चित रूप से आपका एक रिश्ता पार्टी के साथ तो साफ होता है और आप खुद कह रहे हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आपकी भूमिका क्या होगी? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी विचार दर्शन तो ठीक है, एकात्म मानव दर्शन, सवाल वो नहीं है। एनडीए की सरकार का दर्शन तो वो है नहीं। अब भाजपा चाहे न चाहे, उससे फर्क क्या पड़ेगा? मेरी मान्यता तो एकात्म मानव दर्शन की पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन वो विचारधारा का प्रकाश है जिसके प्रकाश में हमें नीतियों को गढ़ना पड़ता है युगानुकूल। इतना भर रिश्ता है। अन्यथा पार्टी के संगठनात्मक कामों से, राजनीति से, सत्ता की राजनीति से, चुनावों की राजनीति से मुझे कोई रुचि नहीं है। ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो नई भूमिका आपकी है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि चूंकि संघ की पृष्ठभूमि है तो निश्चित रूप से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि अब आप संघ की एक लगाम के रूप में काम करेंगे? नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं है। क्यों बताता हूँ ना, सत्ता और दल राजनीति दोनों सीमित भूमिका अदा करती है, तो क्यों उस पर दिल दिमाग की शक्ति जाया करे? पहले तो मेरा ये कहना है। स्वयंसेवक तो हूं ही, इसलिए जो एक नैतिक ताकत है वो तो रहेगी जितनी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं कोई नेगेटिव मोड नहीं है, ना। कुछ नकारात्मक नहीं है। लेकिन 2 साल पहले जब आपने अध्ययन अवकाश लिया तब भी पार्टी में कोई खलबली नहीं हुई, जबकि आपकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अध्ययन अवकाश की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जब आपने कहा कि मैं सक्रिय सदस्यता नहीं लूंगा, तब भी पार्टी में कोई खलबली नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? क्या पार्टी ने आपको भुला दिया? ना, इसका मतलब सीधा सीधा है, हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है।
लेकिन कोई भी कार्यकर्ता संगठन में अपरिहार्य नहीं होता। इसका अर्थ सीधा सीधा है, एवरी वर्कर इज इंपॉर्टेंट, नो वर्कर इज इंडिस्पेंसेबल। लेकिन ये गोविंदाचार्य जी के लिए ही क्यों है? वाजपेयी जी तो इतने अपरिहार्य हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन गोविंदाचार्य जी की बात आती है तो कहीं कोई हंगामा ही नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता, अटल जी साथ ऐसे तो कभी हुआ भी नहीं है, ऐसा ना उन्होंने सोचा ना लोगों ने सोचा। लेकिन हकीकत तो यही है, विश्लेषण भी यही है राजनीतिक। मैं नहीं मानता। हमारी पार्टी जिसको हम कहते थे भारतीय जनता पार्टी, उसमें तो कार्यकर्ता आधारित ही पार्टी है वो, इसमें हर कार्यकर्ता का महत्व है। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता, चाहे अटल जी हो चाहे गोविंदाचार्य जी हो, अपरिहार्य नहीं हुआ करता। अटल जी की भूमिका क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्या क्या केंद्र में? मैं बहुत रुचि नहीं ले रहा हूँ ना, फिर भी अटल जी भी एक वरिष्ठ अच्छे नेता है वहाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमेशा हमारे सब कार्यकर्ता होते हैं, उसमें क्या, अटल जी भी अच्छे कार्यकर्ता है, वो भी उन्हीं में से एक है, होना चाहिए, है भी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो सफर जो उसने 2 सांसदों से शुरू किया था 89 में, और आज वो पार्टी घटक दलों के साथ केंद्र में सत्ता में है, इसके पीछे आप जैसे लोगों की भूमिका काफी कही गई है। जो आप लोगों ने सोचा, जो रीति नीति दर्शन जिसको आपने इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बाद में क्रियान्वित भी उसको किया, ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दर्शन संघ से जुड़ा हुआ है, या संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई दर्शन नहीं है? क्या इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, संघ की स्थापना स्पष्ट है कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। हिंदुत्व इस देश की सनातन चिंतन धारा का ही नाम है। उस सनातन चिंतन धारा से ही निकली है एकात्म मानव दर्शन की विचारधारा जो दीनदयाल जी ने लिखा है। इतना तो रिश्ता है स्पष्ट। इसके अलावा संगठनात्मक स्तर पर सब स्वावलंबी और स्वयं पूर्ण रहें, यही संघ की इच्छा है। तद अनुसार सभी संगठन अपने अपने दायरे में काम करते रहते हैं स्वावलंबी होकर। उसमें कोई किसी की नीति निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, भरोसा है, परस्पर विश्वास है, तो संवाद से कई बार कुछ मतभेद रहे भी तो सलटा लेते हैं लोग, इतनी बात। तो क्या मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है या इनका जो रिश्ता है, आप मानते हैं वो आदर्श है और वो आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रहना चाहिए? हाँ, मेरा सोचना है कि हमेशा संवाद और विश्वास से ही संगठन चला करते हैं, और एक बात अपनी बेबाक कहना, लेकिन मन के विपरीत निर्णयों को भी सही मन से ले लेना, इसी से संगठन चलता है। रिश्तों में समन्वय, सहयोग, स्वावलंबन और सहयोग, यही रिश्ते का प्रकार है, अभी तक चल रहा है। गोविंदाचार्य जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं गोविंदाचार्य जी, जिनसे हम बातचीत जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ईटीवी मध्य प्रदेश। खरी खरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी, हिंदुत्व की जो बात आती है इन दिनों, ये जो मतलब देश की राजनीति है उसमें ये बहुत एक चर्चित मुद्दा बना हुआ है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था, और वहां राम मंदिर के लिए ही एक तरह से कल्याण सिंह जी की सरकार उस वक्त जो थी वो उसकी बलि चढ़ी और वो गई उस पर। लेकिन उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बिल्कुल ही उसका रिजेक्शन लोगों की तरफ से सामने आया, और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में अभी है, मायावती सरकार के साथ तमाम व्यवस्थाओं के बीच उसको कोई उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है, और उसको तमाम लोगों के विरोध, प्रतिरोध, नाराजगी के बाद भी मायावती जी को लगातार सपोर्ट देना पड़ रहा है। कहाँ गड़बड़ हुई? क्या हिंदुत्व, राम मंदिर, यहां भी कुछ गड़बड़ हुआ मामला? जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, मेरा मानना है कि वो तो एक हिंदू समाज की आस्था का विषय है, ये किसी एक दल और एक संगठन का विषय रहा ही नहीं है। और जहाँ तक मंदिर निर्माण की बात है, कभी भी जनमत संग्रह कर लीजिए, देश यही चाहेगा कि वहां पर मंदिर बन जाए, बड़ा मंदिर बने, इसलिए इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। पर हो कैसे, इतनी ही बात है। आज जो स्थिति है उसमें या तो लेजिस्लेशन हो जाए तब हो, या संवाद से हो जाए, इतना ही तो हो सकता है। और संवाद से किससे संवाद करें, इसलिए लेजिस्लेशन ही एक उपाय है, और वो करे जो सत्ता में भी हो। वो उसके लिए जो आवश्यक जन आंदोलन, जन दबाव है, वो बनाना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी की कुछ सीनियर लीडर्स ने ये बात मानी है, प्रेस से बातचीत में भी उनका ये कहना था कि राम मंदिर जो वहां पर विवादास्पद ढहा, उसकी वजह से भी लोगों में एक नाराजगी थी, और जो हिंदू थे उनमें भी एक नाराजगी थी। यही वजह थी कि उसके बाद पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा, और जिस तरह से पार्टी ने सोचा था कि कम से कम उसको राजनीतिक दृष्टि से एक लाभ भी मिल सकता है, या ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। इसमें फिर यही बात है, इसको चुनावी नजरिए से देखना
उस मुद्दे के प्रति अन्याय है। वो चुनावी मुद्दा है ही नहीं है, वो देश के पुनर्जागरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतना ही भर है। चुनाव में तो आएंगे जाएंगे, मान लो हार ही जाते तो क्या मुद्दा खत्म हो जाता है ना। हिंदू समाज की आस्था का विषय है ना, इसलिए उसको पार्टी के दायरे और चश्मे से देखने से। लेकिन आज वो गर्मजोशी क्या आपको लगता है कि है उस मुद्दे को लेकर, जो उस वक्त भावनात्मक उफान था, जो ऐसा लगता है, जो एक आरोप भी सामने आता है कि उसको यत्न पूर्वक पूरा प्रयत्न करते हुए वो भावनात्मक उफान पैदा किया गया, आज वो स्थिति बिल्कुल नजर नहीं आती। उस पैदा करने में आप गौर करें ना, अल्पसंख्यक परस्त राजनीति की ओर से जो भी जिद थी ना, जिसका एक प्रतीकात्मक वाक्य बन गया था, आपको याद होगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, मुलायम सिंह जी ने कहा था। ये सब भी फैक्टर्स बन जाते हैं जो आंदोलन को एक विशेष दिशा में एक उभार पर ला देते हैं, और उसका कल्मिनेशन एक 6 दिसंबर को था। 6 दिसंबर के बाद जो आंदोलन में गुणात्मक परिवर्तन आया है, क्योंकि वहां दृश्यमान प्रतीक जो था निषेधात्मक उभार का, वो अब रहा नहीं है। ये गुणात्मक प्रभाव तो आया है, मगर इसमें से हमको, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का असंघर्षात्मक एजेंडा कुछ उत्पन्न होना चाहिए। जैसे राम राज्य, तो राम मंदिर से राम राज्य, तो राम राज्य यानी क्या, उसकी अर्थनीति क्या होगी, इस दिशा में और व्यापक बात हो, उसका पर्यावरण नीति उसकी क्या होगी, नारी के प्रति समझ उसमें क्या बनेगी, ये सब विशदीकरण की आवश्यकता, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एजेंडा ऑफ हिंदुत्व जिसको कहिए, वो आज की युगीन जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको कहीं कोई विरोधाभास नजर नहीं आता? आप वैश्वीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, वैश्वीकरण के आपका जो अध्ययन है उसमें हिंदुत्व या राम मंदिर जैसे मुद्दों का क्या कोई स्थान है? बहुत। विश्व के रंगमंच पर भारत को तो अपनी भूमिका निभानी है, और भारत ही भूमिका निभा सकता है दुनिया की दृष्टि से। एक बात, राम मंदिर तो अपने देश के पुनर्निर्माण की सही प्रेरणा और दिशा देने वाला एक मुद्दा है। आपको एक बात छोटी बताता हूं। गुनर मिल्टन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो गए। उन्होंने क्या कहा, भारत के आर्थिक विकास की पहली शर्त यह है कि यहाँ का आम आदमी अमीर बनने के बजाय अच्छा बनने की कोशिश करे। तो गैर आर्थिक पहलू आर्थिक विकास के लिए कई बार मूल कारक तत्व बन जाते हैं, और आर्थिक पहलू कई बार हिला नहीं पाते समाज को। आज जापान का देखिए ना, कितना इंटरेस्ट रेट तो कम कर दिया कि जापान का सेविंग हैबिट मेंटेन्ड है एज इट इज। इकोनॉमिक प्रिंसिपल से केवल देश नहीं चला करते। कैसे, क्या भावनात्मक प्रिंसिपल से ना, चलेगा? ना, एग्जैक्टली। इसमें सोशल कैपिटल और कल्चरल ट्रेट, सांस्कृतिक भावधारा और सामाजिक पूंजी। सांस्कृतिक भावधारा, राम मंदिर फिर एक विषय है वो। राम मंदिर निश्चित रूप से कोई उसमें हर्ज नहीं है, पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें कहाँ आप जो पाते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए कहाँ कैसी जगह है? जब इस तरह की सांस्कृतिक भावधारा की बात उठती है या ऐसा मुद्दा केंद्र में आता है, तो कहीं ना कहीं जो उनका असुरक्षा बोध है, चाहे वो गुजरात का इंसिडेंट हो, चाहे वो अयोध्या में ढांचा ढहने की घटना हो, तो जो असुरक्षा बोध उनके मन में जन्म लेता है। इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा की अनैतिक राजनीति इसका बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल हो जाती है। मैं इसमें कौन पहले और कौन बाद ये कहना बेकार मानता हूँ। क्या आपको नहीं लगता बचते हुए कहने जैसी बात नहीं है? नहीं, क्योंकि सच है ना। देखिए, आजादी के पहले से ही जब ये कह दिया कि इंडिपेंडेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बात वहां से शुरू हो जाती है। पूरे समझ, जो हमारा मानना है, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय है, मुसलमान ही मान लो, भैया उनको अरब सागर में डुबाएंगे थोड़े, उनका ज्यूस के समान एक्सटर्मिनेशन नहीं संभव है, होना भी नहीं चाहिए, गलत है वो, तो होगा क्या? मेरा मानना है कि अंग्रेजों ने इस विषय को ज्यादा बढ़ाया था। 1890 तक तो दंगे नहीं हुए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर लगभग 150 साल। और यहाँ का मुस्लिम समुदाय स्थानीय रीत रिवाजों से ही गाइड होता था, शरीयत से नहीं। शरीयत को ऑप्शन तो 1920 में दिया गया, 1937 में शरीयत कंपलसरी बनाया गया। किन्होंने किया? अंग्रेजों ने किया, और बाद में अल्पसंख्यक परस्त राजनीतिज्ञों ने किया। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को या संघ को बिल्कुल क्लीन चिट देते हुए प्रतीत होते हैं। मैं दूसरा कह रहा हूं, पारिस्थितिक प्रतिसाद तो होगा ना, फिर मैं ये कहना चाहता हूं। इसलिए हम जो सोच रखते हैं संघ के स्वयंसेवक के नाते, आखिर मुस्लिम समुदाय का क्या करना, मेरा कहना है 4 बातें। न पुरस्कार, न बहिष्कार, न तिरस्कार, केवल सहकार और परिष्कार। और एक नागरिक के नाते उनकी जान माल की सुरक्षा, उनके परिवार की खुशहाली, इसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव हिंदुत्व की भावना के खिलाफ होगा।
अच्छा, आप जब ये बात करते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक परस्त राजनीति रही, तो क्या कहीं कुछ ऐसा जुमला भी आपके जहन में आता है कि बहुसंख्यक परस्त भी एक राजनीति रही है जो अल्पसंख्यक वाद की राजनीति के पैरेलल चली है? देखिए, पैरेलल तो नहीं चलती है कहीं, और जान करके भी नहीं चलती है। जैसे मैंने पहले कहा ना, समाज के एक हिस्से को आप तुष्टीकरण करते रहें, दूसरे को कहें कि चुप रहो बेटा, संभव नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। होता ये है, इसलिए हिंदू समाज को लगता है कई बार ना, यार इनके साथ तुष्टीकरण तो हमारे पास दोहरा करते हैं। अभी से नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजों के शासन के समय से ऐसा अनुभव आता रहा है। उनकी अपने उपनिवेशवादी कुछ नीयत रही होगी। बाद में वोट बटोरू राजनीति के कारण बहुत गड़बड़ हुई है। नहीं तो आम मुस्लिम, उसका मन बहुत अंतर नहीं है, वो ज्यादा अच्छा या ज्यादा खराब ऐसा क्या कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक का जो मन है उसको उसके पास सारे उसके डर भय तोड़ते हुए पहुंचने की कोशिश की है? पूरी ईमानदारी से हम जवाब चाहेंगे। है। कोशिश तो भरपूर। कहां हुई फिर? हाँ, एग्जैक्टली, गड़बड़ कहाँ बताते हैं। यही बात एक बार जयप्रकाश जी से मैंने बात की थी। जयप्रकाश जी कह रहे थे कि संघ वाले सांप्रदायिक हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। कहा क्यों? कहा तुम्हारे बताओ मुस्लिम कितने पदाधिकारी हैं? मैंने कहा कोई नहीं। कहा तो हो गए। हमने कहा ऐसा नहीं है। गांधी जी से बड़ा सेक्युलर कोई था क्या? गांधी जी से बड़ा मुस्लिम समुदाय के बारे में सोचने वाला कोई था क्या? लेकिन सर्व सेवा संघ में कितने पूर्णकालिक कार्यकर्ता है? उन्होंने कहा 365। उनका मुसलमान कितने हैं बताइए? कहा 2। कहा क्यों? और 2 भी मुस्लिम समुदाय में रिकॉग्निशन नहीं रखते? क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय घेट्टो मेंटालिटी में कठमुल्ला नेतृत्व की गिरफ्त में है। उसको उससे छुड़ाना सभी सही राष्ट्रवादियों का काम है। उसमें सही नेतृत्व पैदा हो जाए, ये वक्त की जरूरत है। इसमें सभी को करना चाहिए, ईमानदारी से करना जब हम चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए ये बात कहते हैं कि उनको कठमुल्लाओं से बचना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुसंख्यकों के लिए भी कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए कि उनको भी इस तरह के जो एक उन्माद जगाने वाले, उनकी भावना को सतह पर लाने वाले जो नेता हैं, क्या वो भी एक किस्म के फंडामेंटलिस्ट नहीं है? फिर मैं एक बात कहूंगा ना, इसमें पारिस्थितिक प्रतिसाद की भूमिका को आप अंडर एस्टिमेट, अवमूल्य उसका न करें। एक तो मेरा निवेदन है। दूसरा है पहलू है कि अपने देश में जो परंपरा है साधु संतों ऋषि मुनियों की ना, उसने इतना गहरा जेहन में डाल दिया है सभी उपासना पद्धतियों का समादर, कि वो फंडामेंटलिस्ट कोई कितना भी चाहे ना, हिंदू समाज को नहीं बना सकता। गोविंदाचार्य जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य जी, जिनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। खरी खरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य जी, जिनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। गोविंदाचार्य जी, आपका अध्ययन जो है उसमें आप ये बताइए कि आपने जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो बहुत निष्पक्ष होकर तथ्यों की जांच पड़ताल करता है, उसको लेकर आपका आकलन क्या है? इसको एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए ना, इसको सेक्शनल क्यों बांटूं मैं तो पिछले 12 साल का बता सकता हूँ। निरंतरता में भी देखते हैं, लेकिन 5 वर्षों को भी हम अलग नहीं कर सकते ना। क्यों अलग करें जी? इसलिए क्यों अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले 5 वर्षों में रोजगार के क्षेत्र में आने वालों की रफ्तार बढ़ी है और रोजगार पाने वालों की रफ्तार घटी है। ये तो उन्हीं के आंकड़े बता रहे। शहरी गरीबी थोड़ी घटी है, सामाजिक कीमत बहुत हुई है। जैसे बेंगलुरु में पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ा रोजगार एक ही पनपा, वो क्या है? कचरा बीनने वालों का। ये दुखद स्थितियां हैं ना। और ये भी सही है कि पेयजल आज भी लाख से ऊपर गांव में नहीं पहुंच पाया। ये कुछ बातें हैं, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि 5 वर्ष 6 वर्ष केवल एक पार्टी को टारगेट करना वो मेरा लक्ष्य नहीं है। 10-12 वर्षों में कंटिन्यूटी इन्हीं बातों की रही है। चिंता ये है, इसलिए दलों की चिंता कम, देश की चिंता ज्यादा करने की जरूरत है। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, रिसेंटली एक जो डेवलपमेंट हुआ है भारत की विदेश नीति को लेकर, वो है पाकिस्तान के साथ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। उसको लेकर भी बड़े अलग अलग मतांतर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये अमेरिका के दबाव में है, कुछ लोगों का मानना है कि ये पहल बहुत ठीक है। और पाकिस्तान ने भी जिस तरह से उसका बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये किसी महाशक्ति के दबाव के बिना संभव नहीं है। आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन नहीं है, सच बात ये है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में और क्या क्या पेचीदगियां हैं मालूम नहीं है। कितना ओवर्ट डिप्लोमेसी है, कितना नहीं है, इसका भी मुझे अंदाज नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव के बहुत इतिहास की गहराइयों में जाते हैं। 800 वर्ष कम से कम इसकी गहराई है।
इसलिए बहुत ज्यादा आशावादी ना होकर संभल संभल कर अपनी शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी और संवाद भी रखना पड़ेगा। इतना ही कह। अब आपकी भावी योजना क्या है? किस तरह से, क्या स्वदेशी जागरण मंच के साथ ही आप पूरी ताकत से ये अलग पूरे देश में जगाते हुए घूमेंगे? क्या क्या आपका मोड ऑफ स्ट्रेटजी क्या होगा? अभी दो बातें हैं। एक, रचनात्मक दृष्टि से भी मुझे प्रयोग करने हैं। बहुत से लोग लगे हुए हैं, उनको जुटाने जोड़ने की कोशिश करूंगा, वो भी स्पष्ट नहीं किया मैंने। संघर्षात्मक दृष्टि से केवल स्वदेशी जागरण मंच नहीं, आज़ादी बचाओ आंदोलन है, अपने ब्रह्मदेव शर्मा जी का भारत बचाओ आंदोलन है, कई लोग लगे हुए हैं, उन सबसे भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। फिर देखते हैं क्या निकलता है। जैसे गांधी जी कहते थे ना, सही दिशा में एक कदम बढ़ाओ, आगे रास्ता देखेंगे। गोविंदाचार्य जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य जी, जिनका कहना है कि वो सही दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। पूरी बातचीत में ये बात जरूर साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने न लेने का फैसला किया है, और उनके चिंतन से या जो बात सामने आती है वो ये भी है कि अब शायद वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे, लेकिन इस संगठन से जो उनका स्नेह है वो बार बार छलकता है, सामने आता है, और कई बार कोशिश करने पर भी वो बिल्कुल लब सी लेंगे वाली भूमिका में आते हैं और कहते हैं इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहरहाल उनकी जो आने वाले समय में भूमिका होगी वो बहुत दिलचस्प होगी और सबकी निगाहें उस पर होंगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, ये चीज हम आपसे बार बार पूछते हैं। आप अपने रिएक्शंस हमको जरूर भेजें, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि हम किस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, खरी खरी ETV मध्य प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 1153, माध्यमिक शिक्षा मंडल, पोस्ट ऑफिस, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, नमस्कार।